सेवेंथ ज्योग्राफी चैप्टर 1। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो इन्वायरमेंट है, जैसे एयर, वाटर, लैंड या प्लांट्स। ये कंपोजिशन होता है नेचुरल और मैन मेड फिनोमेना का। बायोटिक मतलब द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ए बायोटिक मतलब द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, एग्जाम्पल लैंड। मतलब अगर कहीं आ गया बायोटिक तो समझ लेना लिविंग, और ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग। एनवायरमेंट जो वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जो कि था एनवायरनर या इन्वायरनर, जिसका मीनिंग था नेबरहुड। नाउ नेचुरल एनवायरनमेंट, तो नेचुरल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं वाटर जो कि हाइड्रोस्फीयर क्लास 6 में था, एयर मतलब एटमॉस्फेयर, लैंड में आ जाता है लिथोस्फीयर, और लिविंग थिंग्स ये तीनों मिला के बनता है बायोस्फीयर। नेक्स्ट इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम एक सिस्टम होता है जो कि सारे लिविंग बीइंग के इंटरेक्शन से बनता है। मतलब हम सारे लिविंग बीइंग्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, तो ये पूरा सिस्टम बनता है जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो बार्टर सिस्टम एक ट्रेड होती है जिसके अंदर हम सामान की अदला बदली करते हैं बिना पैसों के यूज़ के। मतलब अगर किसी के पास शुगर केन है और किसी के पास वीट है तो ये इसको शुगर केन दे देगा और ये बदले में इसको वीट दे देगा। तो जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो उसकी नीड्स के हिसाब से चेंज होता रहता है। नाउ चैप्टर 2, इसमें हम मेनली अर्थ का इंटीरियर देखेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम बन रखा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो जो अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं क्रस्ट, जो कि लिथोस्फीयर माना जाता है। तो ये सबसे थिनेस्ट लेयर होती है, सबसे पतली लेयर होती है ये। तो कॉन्टिनेंटल मासेस पे ये 35 किलोमीटर इसकी लेंथ होती है, और ओशनिक फ्लोर्स में इसकी लेंथ होती है 5 किलोमीटर। तो कॉन्टिनेंटल मासेस में ये बनी होती है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से, जिसको हम सियाल बोल देते हैं। और ओशनिक फ्लोर में हम इसको बोलते हैं सीमा, मतलब सिलिका प्लस मैग्नीशियम। उसके बाद आ जाती है मेंटल। तो मेंटल की लेंथ होती है 2900 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद जो कोर है वो इनर मोस्ट लेयर है। तो कोर में भी 2 होते हैं, एक तो होता है आउटर कोर और एक होता है इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड होता है और इनर कोर सॉलिड होता है। तो जैसे क्रस्ट के भी यहाँ पे कुछ वो होते हैं, जैसे क्रस्ट इनके फॉर्मेशन से फॉर्म होती है। तो कोर का फॉर्मेशन होता है नाइफ, मतलब निकल प्लस आयरन। तो सेंट्रल कोर बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर में होता है जो सेंट्रल कोर है। तो ये रही मेंटल, ठीक है ना। और ये कोर और मेंटल की बाउंड्री है ये वाली, और ये सबसे ऊपर क्रस्ट है और ये है कोर। तो वर्ल्ड की डीपेस्ट माइन जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर है, जो कि 4 किलोमीटर गहरी है। वो कौन सी माइन है? पोनेंग गोल्ड माइन। तो और अर्थ का रेडियस क्या है? 6371 किलोमीटर। तो अर्थ का वॉल्यूम क्या है, मतलब किस चीज़ों से मिलकर वो बनी हुई है? तो इसमें आ जाते हैं क्रस्ट 1% है, मेंटल जो है वो 84% है, और कोर है 15%। नेक्स्ट रॉक्स एंड मिनरल्स। तो जो एक रॉक होता है वो एक सॉलिड मिनरल होता है जो कि नेचुरली अर्थ पे प्रेजेंट होता है। तो रॉक्स भी कई तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले इग्नियस रॉक्स, जिसको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। तो जब जो मोल्टन मैग्मा होता है, जो पिघला हुआ मैग्मा होता है, वो ठंडा हो जाता है और सॉलिड बन जाता है, तो ये वाले रॉक्स बनते हैं। तो ये भी 2 तरीके के बनते हैं, एक इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव कब बनते हैं? जब वो मोल्टन मैग्मा अर्थ के क्रस्ट के अंदर सॉलिड बना हो, तब वो कहलाता है इंट्रूसिव, एग्जाम्पल ग्रेनाइट। और जब अर्थ के क्रस्ट के बाहर बना हो वो सॉलिड, तो वो कहलाता है एक्सट्रूसिव। तो उसका काफ़ी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसका एग्जाम्पल है बेसॉल्ट। नेक्स्ट आ गया सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं? तो छोटे छोटे रॉक्स के सेडिमेंट्स जो हैं वो विंड या वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो इसके द्वारा एक ही जगह पे जाके वो इकट्ठा हो जाते हैं और लेयर्स ऑफ रॉक्स बन जाती हैं। फिर जब वो कंप्रेस होती हैं और हार्ड होती हैं तब ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन।
नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो मतलब कैसे बनता है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स तब बनते हैं जब उनको अंडर ग्रेट और हीट और प्रेशर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल क्ले चेंज हो जाता है स्लेट के अंदर और लाइमस्टोन चेंज हो जाता है मार्बल के अंदर। तो रॉक साइकिल क्या होती है, तो रॉक साइकिल का ये डायग्राम अच्छे से समझा देता है। तो जब मैग्मा सॉलिड बन जाता है तो इग्निशियस रॉक्स बनते हैं, और जब ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूट के एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। और जब सेडिमेंट्री रॉक्स को अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर रखा जाता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं, और जब मेटामॉर्फिक रॉक पिघलते हैं तो फिर वो मैग्मा बन जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है, इसको बोलते हैं रॉक साइकिल। नेक्स्ट फॉसिल्स क्या होते हैं, तो प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिज्म, मतलब प्राचीन ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करके रखा जाता था एक रॉक या सेडिमेंट पे, उसको बोलते हैं फॉसिल। नाउ चैप्टर 3, तो डोमेन ऑफ द लैंड किसे बोलते हैं, लिथोस्फीयर को। तो जो लिथोस्फीयर होता है वो अर्थ की अंदर से प्लेट्स में डिवाइडेड होता है, जिसको हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होती हैं वो मूव करती रहती हैं धीरे धीरे, लेकिन बहुत धीरे धीरे करती हैं कि वो एक साल में कुछ ही mm मूव कर पाती हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि उनमें मोल्टन मैग्मा प्रेजेंट होता है ना, तो लिक्विड की वजह से वो मूव करती हैं। तो जो हमारे इंडिया की प्लेट है वो धीरे धीरे मूव कर रही है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। वो मतलब कितना वो एवरेज मूव करती है एक साल में तकरीबन 5 सेंटीमीटर, जो कि 2 इंच ऑलमोस्ट होता है। तो ये मूवमेंट अर्थ के सरफेस पे भी चेंजेस लेके आते हैं। तो अर्थ में मूवमेंट से क्या क्या चेंजेस करते हैं, एक तो एंडोजेनिक फोर्सेस। वो एंडोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो कि अर्थ के इंटीरियर पे इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि इसमें आ जाते हैं सडन फोर्सेस जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स, और एक डिसएस्ट्रो फोर्सेस जो कि बिल्डिंग माउंटेन्स, मतलब जब दो प्लेट आपस में ऐसे टकराएंगे तो फिर माउंटेन्स बनते हैं। नेक्स्ट एक्सोजेनिक फोर्सेस, ये तो इंडोजेनिक हो गई, अब है एक्सोजेनिक। तो एक्सोजेनिक के अंदर वो फोर्स आते हैं जो अर्थ के बाहर होते हैं, अर्थ के बाहर परफॉर्म होते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है, एरोजनल एंड डिपोजिशनल, तो जैसे कि रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स एटसेट्रा। नाउ वोल्केनो क्या होता है, तो वेंट मतलब ओपनिंग। तो अर्थ की क्रस्ट की एक ओपनिंग होती है जिसमें से मोल्टर मैग्मा सडनली निकलता रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक मतलब द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट्स की वाइब्रेशन के द्वारा जो मूवमेंट होता है अर्थ के ऊपर, उसको बोलते हैं अर्थक्वेक। तो फोकस, जिसको हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, तो फोकस वो जगह होती है जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, और एपिसेंटर फोकस के जस्ट ऊपर पॉइंट होता है। मतलब एक मिनट, मान लो ये है अर्थ, तो मान लो यहाँ पे प्लेट्स हैं अर्थ के अंदर, यहाँ ये फोकस हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो अर्थ के सरफेस के ऊपर जस्ट इसके ऊपर ये होगा एपिसेंटर। तो जो ग्रेटेस्ट डैमेज होता है वो एपिसेंटर के पास वाले एरिया में ही होता है। नेक्स्ट आ जाता है EQ वेव्स, मतलब अर्थक्वेक वेव्स। तो अर्थक्वेक वेव्स भी 3 तरह की होती हैं, P वेव्स जिनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं, F वेव्स जिनको ट्रांसवर्स वेव्स भी बोलते हैं, और L वेव्स जिनको सरफेस वेव्स भी बोलते हैं। तो ये 3 तरह की वेव्स होती हैं। इनके बारे में डिटेलिंग हायर क्लासेस में होगी, अभी तो इतना ही दिया हुआ है। नाउ मेजर लैंड फॉर्म्स, तो लैंड के जो एक लैंडस्केप होता है वो कंटिन्यूसली वियरिंग डाउन होता रहता है, मतलब थोड़ा थोड़ा टूटता रहता है, वहाँ से जो धूल वगैरह होती है वो हटती रहती है 2 प्रोसेस के द्वारा, एक तो वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग में क्या होता है, अर्थ सर्फ के ऊपर जो रॉक्स का टूट जाना उसको बोलते हैं वेदरिंग, और इरोजन होता है वियरिंग अवे ऑफ लैंड बाय डिफरेंट एजेंट्स, जैसे वाटर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था सेडिमेंट रॉक्स जैसे बनते हैं कि वाटर, विंड एटसेट्रा के द्वारा लैंड को दूर ट्रांसपोर्ट कर देना और एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट कर देना। तो ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो वेरियस लैंड फॉर्म्स क्रिएट करते हैं अर्थ सरफेस पे। नाउ वर्क ऑफ अ रिवर, जैसे कि हमें पता है कि रिवर जब प्लेन में एंटर कर जाती है तो वो ट्विस्ट हो जाती है और ऐसे टर्न करने लगती है, वो कुछ ऐसे कर्व शेप में बहती है ना। तो उन कर्व को क्या बोलते हैं, मिएंडर्स।
लेकिन टाइम के साथ साथ कुछ कुछ हिस्से जो रिवर्स के वो रिवर से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और एक अलग लेक बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सबो लेक, उस लेक को जो कि रिवर से अलग हुई होती है। तो जो बाढ़ होती है वो फाइन सॉइल को, जो सॉइल की लेयर्स हैं और या फिर जो अदर मटेरियल हैं उनको वो अलग जगह जाके डिपॉजिट कर देती है, जिसको और एक प्लेन बना देती है जिसको हम बोलते हैं फ्लड प्लेन। हाईएस्ट वाटरफॉल इन वर्ल्ड में हाईएस्ट वाटरफॉल्स कहाँ पे हैं? सबसे पहले एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुला इन साउथ अमेरिका, उसके बाद नायगारा फॉल्स जो कि कनाडा एंड यूएसए के बीच में, उसके बाद विक्टोरिया फॉल्स जो कि ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होते हैं, जैसे ये मेन रिवर एक बह रही है तो ये काफ़ी सारे भागों में बढ़ जाती है, तो इन भागों को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। नाउ वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स कैसे काम करती हैं? तो जो सी वेव्स होती हैं वो कंटिन्यूसली स्ट्राइक करती हैं रॉक के ऊपर, जो समुद्र के अंदर बीच बीच में बड़े बड़े रॉक होते हैं उसके ऊपर वो कंटिन्यूसली टकराती रहती हैं, जिससे उनके ऊपर क्रैक्स बन जाते हैं, और वो जो क्रैक्स होते हैं वो टाइम के साथ हॉलो लाइक केव्स फॉर्म कर लेते हैं, जिनको बोलते हैं सी केव्स। क्योंकि जैसे जैसे वो फिर सी केव्स बड़ी हो जाती हैं तो फिर हम उनको बोलने लगते हैं सी आर्क। जैसे कि ये रॉक है, इसके ऊपर हमने क्रैक आ गया, क्रैक के बाद ये हो गया हमारा सी केव, सी केव जैसे ज़्यादा बड़ा हुआ तो होगा सी आर्क। नाउ वर्क ऑफ आइस। तो जो ग्लेशियर्स होते हैं वो होती हैं रिवर्स ऑफ आइस, तो उन रिवर्स के अंदर डीप हॉलो मतलब बहुत गड्ढे होते हैं, तो जैसे ही वो बर्फ़ पिघलती है तो फिर वो पूरी पानी से भर जाती है और ब्यूटीफुल लेक्स फॉर्म हो जाती है माउंटेन्स के अंदर। नाउ वर्क ऑफ विंड। तो डेजर्ट में बहुत ज़्यादा पावरफुल विंड चलती हैं, सैंड ड्यून्स फॉर्म हो जाते हैं क्योंकि रेत को लेके जाती हैं ना और दूसरी जगह डिपॉजिट कर देती हैं, तो वहाँ पे सैंड ड्यून्स फॉर्म हो जाते हैं। सैंड ड्यून्स होता है लो हिल लाइक स्ट्रक्चर जो कि सैंड से बने होते हैं। नाउ चैप्टर 4। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? हमारी अर्थ एक ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर से सराउंडेड होती है जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन क्या क्या है? सबसे पहले नाइट्रोजन, जिसका फॉर्मूला होता है N2। तो प्लांट्स को नाइट्रोजन ज़रूरत होती है उनके सर्वाइवल के लिए। उसके बाद ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बल्क में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है एटमॉस्फेयर के अंदर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो गैस है वो सेकेंड। ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग। Ca2 जो है वो ह्यूमंस छोड़ते हैं और प्लांट्स से यूज़ करते हैं, तो इसलिए एक परफेक्ट बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट देखो, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। तो जो CO2 होती है एटमॉस्फेयर के अंदर वो ग्रीन हाउस इफेक्ट बना लेती है उस मतलब जो CO2 होती है वो अर्थ से निकलने वाली हीट को एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप कर लेती है, जिसका मतलब है कि उसने ग्रीन हाउस इफेक्ट बना लिया हमारी अर्थ के ऊपर। तो हॉट एयर जो होती है वो हल्की होती है और कोल्ड एयर ज़्यादा भारी होती है और डेंसर होती है, इसलिए जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठ जाती है और ठंडी हवा नीचे ही रहती है। तो हमारा एटमॉस्फेयर काफ़ी सारी लेयर से मिलकर बना हुआ है जो कि इस डायग्राम में अच्छे से समझाया है। तो सबसे नीचे लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर जो कि 13 किलोमीटर लंबी होती है, और इसी के अंदर सारे वेदर फिनोमिनन जैसे कि रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म ये परफॉर्म होते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, और इन दोनों की डिवाइडिंग पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। तो स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर लंबी होती है और ये क्लाउड से फ्री होती है और वेदर फिनोमिनन से एसोसिएटेड होती है, मतलब इसमें कोई क्लाउड्स नहीं होते और ना कोई वेदर फिनोमिनन होता है। और जो एरोप्लेन होते हैं वो भी इसी लेयर में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में। और ओजोन लेयर भी यहीं पे प्रेजेंट होती है। ओजोन लेयर की लेंथ होती है 15 से 13 किलोमीटर तक। तो स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आता है मीसोस्फेयर, और इन दोनों के डिवाइडेंट पॉइंट को बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। यहाँ पे फेयर नहीं आएगा, पॉज आएगा, स्ट्रेटोपॉज। तो मीसोस्फेयर 80 किलोमीटर लेंथ होती है, और जब मीटरोइड्स हमारी अर्थ की तरफ आते हैं तो वो इसी लेयर में बर्न अप हो जाते हैं। तो मीसोस्फेयर के बाद आता है द थर्मोस्फेयर, और इन दोनों के डिवाइडेंट पॉइंट को बोलते हैं मीसोपॉज।
थर्मोस्फीयर 80 से लेके 400 किलोमीटर तक लंबा होता है और इस यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो बहुत हाई होता है। और रेडियो ट्रांसमिशन मतलब जब अर्थ से रेडियो वेव्स ऊपर जाती हैं तो इस लेयर से होके वापस आ जाती हैं, ठीक है। तो आयोनोस्फीयर भी इसी का पार्ट है थर्मोस्फीयर का। उसके बाद आ जाता है सबसे ऊपर वाली एक्सोस्फीयर, जो कि 400 प्लस किलोमीटर इसकी लेंथ होती है। तो जो लाइट गैसेस होती हैं जैसे हीलियम और हाइड्रोजन वो इसी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नाउ वेदर होता है R2R या फिर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, और क्लाइमेट होता है वेदर कंडीशंस फॉर अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। वेदर तो डे टू डे या R2R होता है, लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो बहुत सालों के गैप में नापा जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 30 साल, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर वो डिग्री होती है जिसमें एक एयर की हॉटनेस या कोल्डनेस को मापा जाता है। नेक्स्ट इंसोलेशन होती है सोलर रेडिएशन को बोलते हैं इंसोलेशन। तो द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन जो होती है वो इक्वेटर डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, वो इक्वेटर से जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं तो ये डिक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर मेजरमेंट सेल्सियस में होता है और इसका इन्वेंशन किया था एंडर्स सेल्सियस ने, इन्हीं के नाम पे पड़ गया सेल्सियस। नेक्स्ट एयर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एयर प्रेशर होता है जो एयर के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट होता है अर्थ सरफेस पे। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता रहता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर जहाँ पे होगा वहाँ पे लो प्रेशर होगा, और जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा वहाँ हाई प्रेशर होगा। तो लो प्रेशर एरिया का एग्जांपल है क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर, और हाई प्रेशर होता है क्लियर एंड सनी स्काइज में। हाईएस्ट प्रेशर कहाँ पे होता है? सी लेवल पे, और ये हाइट के साथ डिक्रीज होता रहता है, और सी लेवल पे तो प्रेशर हाईएस्ट होता है। तो इसलिए जो एयर होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में मूव करती हैं, मतलब सी लेवल से जहाँ पे प्रेशर कम है वहाँ से वहाँ पे मूव करेंगी। तो मून पे ना तो कोई एयर है और ना ही कोई प्रेशर है, ठीक है। तो विंड क्या होता है? मूविंग एयर को हम विंड बोलते हैं, जो एयर मूव करती रहती है। एक विंड को उस डायरेक्शन के नाम पे बोला जाता है जहाँ से वो बह रही है। जैसे अगर वो वेस्ट से आ रही है तो हम उसको बोलेंगे वेस्टर्ली विंड। और विंड भी तीन तरीके की होती हैं। परमानेंट विंड्स जो कि वेस्टर्लाइज और ईस्टर्लाइज होती हैं। सीजनल विंड्स जो कि अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं अलग अलग सीजन्स में, फॉर एग्जांपल मॉनसून। और लोकल विंड्स जो कि बस एक पर्टिकुलर डे या ईयर में बहती हैं एक एरिया के अंदर, फॉर एग्जांपल लैंड और सी ब्रीज। तो मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर मतलब एयर के अंदर वाटर होता है, मतलब वाटर कंटेंट करता है एयर, तो उसको बोलते हैं मॉइस्चर, जिसको हम उमस भी बोलते हैं। नाउ चैप्टर 5 वाटर साइकिल क्या होती है? तो जब वाटर इवेपोरेट करता है उसके बाद वो ठंडा हो जाता है और क्लाउड्स बन जाते हैं, और उसके बाद बारिश होती है, और बारिश जैसी हो जाती है तो वो पानी फिर से इवेपोरेट हो जाता है। तो ऐसे वाटर साइकिल चलती रहती है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, मतलब अर्थ के पास जितना भी पानी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरी। तो ओशियन के पास कितना पानी मिलता है? 97.3%, जो कि पूरा सलाइन वाटर है। और फ्रेश वाटर सिर्फ इतना है, वो भी बटा हुआ है। आइस कैप्स के अंदर है 2%, ग्राउंड वाटर में 0.68%, फ्रेश वाटर लेक्स में 0.009%, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स में 0.009%, एटमॉस्फेयर में 0.0019%, और रिवर्स के अंदर है 0.0001%। तो टोटल मिला के 100% हो गया। सैलिनिटी क्या होती है? ये मतलब 1000 ग्राम में पर 1000 ग्राम में कितना नमक है वो उसकी सैलिनिटी कहलाती है। मतलब अगर मान लो 1000 ग्राम पानी में अगर 35 ग्राम नमक है तो इसका मतलब ये 35 ग्राम उस वाटर की सैलिनिटी हो जाएगी। तो इजराइल के अंदर जो डेड सी है उसकी सैलिनिटी 340 ग्राम्स है पर लीटर ऑफ वाटर। तो वहाँ पे स्विमर्स फ्लोट करते हैं क्योंकि सॉल्ट ज़्यादा है, तो इसलिए उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट है ओशियन सर्कुलेशन।
तो ओशियन वाटर जो है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, जैसे वेव्स, टाइड्स और करंट्स की फॉर्म में। सबसे पहले वेव्स। तो जब ओशन के सरफेस पे वाटर राइज होता है और नीचे गिरता है, ऐसे उठता है फिर नीचे गिरता है, उठता है फिर नीचे गिरता है, अल्टरनेटली, मतलब ऐसे ऐसे, तो उसको वेव्स कहते हैं। तो वेव्स विंड की वजह से आती हैं, जितनी ज़्यादा तेज विंड होगी उतनी बड़ी वेव होगी। तो एक सबसे बड़ी टाइडल वेव को हम बोलते हैं सुनामी, और सबसे ज़्यादा बड़ी जो भी सुनामी नापी गई है वो 150 मीटर लंबी थी। नेक्स्ट है टाइड्स, द राइथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे। एक दिन में 2 बार ओशियन वाटर का ऊपर उठना और फिर नीचे गिर जाना, वो टाइड्स होता है, टाइड्स की वजह से होती है। तो टाइड्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून की वजह से आती हैं। मतलब अगर मून देखो नॉर्थ की तरफ है तो उसको बोलते हैं नीप टाइड, तो नीप टाइड आएगी। और अगर मून साउथ की तरफ है या फिर ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है या ईस्ट की तरफ है तो होगी स्प्रिंग टाइड। तो टाइड्स हमें नेविगेशन में हेल्प करती हैं, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में हेल्प करती हैं, और शिप्स को हार्बर जल्दी पहुंचने में हेल्प करती हैं, क्योंकि जो टाइड्स होती हैं वो पानी को बहाव देती है ना, तो उसकी वजह से हमारी जो शिप्स होती हैं वो फास्ट हो जाती हैं, और फिशिंग में भी हेल्प करती हैं, क्योंकि जैसे टाइड्स चलती हैं तो मछलियाँ की तरफ आ जाती हैं। नेक्स्ट ओशियन करेंट्स। तो वाटर की जो स्ट्रीम्स होती हैं वो कॉन्स्टेंटली ओशियन सरफेस एक डेफिनाइट डायरेक्शन में फ्लो करती रहती हैं, तो उनको बोलते हैं ओशियन करेंट्स। तो कुछ गर्म करेंट्स होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं। तो गर्म वो होते हैं जो इक्वेटर के पास जनरेट होते हैं और पोल्स की तरफ जाते हैं, एग्जाम्पल गल्फ स्ट्रीम। और कोल्ड वो होते हैं जो पोल्स के पास जनरेट होते हैं और इक्वेटर की तरफ आते हैं, फॉर एग्जाम्पल लैब्राडोर ओशियन करेंट। तो जहाँ वार्म और कोल्ड करेंट्स मिलते हैं वो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि इधर से भी अगर आ रहे हैं ओशियन करंट, इधर से भी आ रहे हैं, और दोनों एक ही जगह पे टकराएंगे तो इधर से भी मछलियों को ला रहे होंगे, इधर से भी, तो एक ही तरह पे सारी मछलियाँ आ जाएंगी। नाउ चैप्टर 6। There is a close relationship between height and land and the character of vegetations. तो हाइट और लैंड और वेजिटेशन के करेक्टर के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप है। हाइट में चेंज के साथ क्लाइमेट भी चेंज होता है, जिससे कि नेचुरल वेजिटेशन में भी चेंज होगा। तो नेचुरल वेजिटेशन की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, स्लोप पे, क्लाइमेट पे, मॉइस्चर पे और सॉइल की थिकनेस पे। नेचुरल वेजिटेशन को हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और श्रब्स। फॉरेस्ट ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट ट्री कवर। तो फॉरेस्ट वहाँ ज़्यादा ग्रो करते हैं जहाँ पे जो रेनफॉल है या फिर जो टेम्परेचर है, ये दोनों चीज़ एक ट्री कवर को सपोर्ट करने के लिए सही हो। और ग्रासलैंड्स उस रीजन में ग्रो करते हैं जहाँ पे मॉडरेट रेन हो, ना ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। और श्रब्स एक ड्राई रीजन में ग्रो करते हैं, मतलब एक सूखी जगह पे। तो अर्थ के लंग्स किसे कहा जाता है? द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि ब्राजील के अंदर है, उनको अर्थ का लंग्स कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट, तो उसमें भी आ जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। ये इक्वेटर के पास होते हैं और यहाँ पे बहुत थिक घने जंगल होते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है पूरी साल, और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ड्राई रीजन नहीं होता, सूखा सीजन नहीं होता, और ये एवरग्रीन बोला जाता है क्योंकि हमेशा हरा भरा रहता है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिनको रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है, उसके एग्जाम्पल्स हैं रोसवुड, एबोनी, महोगनी, मतलब ये वाले पेड़ मिलते हैं यहाँ पे। एनाकोंडा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक है, वो भी इसी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तो ड्राई सीजन में अपने जो लीव्स हैं वो झाड़ देते हैं। तो यहाँ पे कौन से पेड़ पाए जाते हैं? सल, टीक, नीम और शीशम। नेक्स्ट है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो सब ट्रॉपिक्स और पोलर सर्कल के बीच में ये लाई करते हैं,
और ये मॉडरेट होते हैं, मतलब ना ज़्यादा बारिश पड़ती है ना बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं पड़ती, बहुत कम भी नहीं पड़ती, और ना ये ज़्यादा गर्म होता है ना ये ज़्यादा ठंड होता है। और यहाँ पे कौन से पेड़ होते हैं? मेनली ओक और पाइन। तो नेक्स्ट आ जाते हैं कोनीफोरस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो पेड़ होते हैं उनकी नीड बहुत कोन लाइक लीव्ड होती हैं, आपने देखा ही होगा कुछ ऐसे करके, ऐसे। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की हायर लैटिट्यूड्स में इसको टाइगा भी बोला जाता है। एनिमल्स कौन से यहाँ पे पाए जाते हैं? सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, और पेड़ चीर, पाइन। टाइगा क्या होता है? टाइगा मतलब प्योर या फिर अनटच्ड इन रशियन लैंग्वेज में टाइगा को बोला जाता है प्योर या अनटच्ड, मतलब प्योर या फिर अनटच्ड को रशियन में टाइगा बोला जाता है। नाउ आगे ग्रासलैंड्स पे। तो उसमें वे सबसे पहले ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, तो इक्वेटर की किसी भी साइड पे ये आ सकते हैं और ट्रॉपिक्स तक जा सकते हैं। तो ग्रास इसके अंदर जो ग्रो होती है वो बहुत लंबी होती है, लगभग 3 मीटर से 4 मीटर तक लंबी होती है। तो इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ्स और डियर। उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड्स, तो ये कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर पार्ट में पाए जाते हैं, और यहाँ की जो ग्रास होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती, छोटी होती है। और यहाँ पे एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं? वाइल्ड बफेलोस, बाइजन्स और एंटीलोप्स। ग्रासलैंड्स अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को ईस्ट अफ्रीका में कहते हैं सवाना, ब्राज़ील में कैंपोस और वेनेजुएला में लानोस। टेम्परेट ग्रासलैंड्स को अर्जेंटीना में पम्पास, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरिक, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, सेंट्रल एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन बोला जाता है। थॉर्नी बुशेस जो होते हैं वो सूखे रीजन्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे वेजिटेशन कवर बहुत डरावना सा होता है, क्योंकि जो रेन होती है वो बहुत कम पड़ती है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अब आ जाते हैं पोल्स पे। जो पोल्स होते हैं वो एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं, और यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ बहुत लिमिटेड होती है, क्योंकि ठंडा होता है जगह और बहुत हार्श क्लाइमेट होता है। और यहाँ पे मॉसेस, लिचेंस ही पाए जाते हैं बस, मतलब ये कुछ एनिमल्स होंगे शायद। और यहाँ का जो वेजिटेशन है वो टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन है, मतलब बहुत ठंडा है। ठीक है, तो चैप्टर एंड। नाउ चैप्टर 7। तो सेटलमेंट मतलब होता है जहाँ पे लोग अपने घर बनाते हैं, इसका मतलब उन्होंने अपना वहाँ पे सेटलमेंट कर लिया है, वो वहाँ पे सेटल हो गए हैं। तो कुछ सेटलमेंट परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्पररी होते हैं। अर्बन के अंदर जो टाउन्स और सिटीज़ में सेटल्ड होते हैं लोग, लेकिन रूरल के अंदर उनका सेटलमेंट बहुत कम्पैक्ट होता है और स्कैटर्ड होता है, आसान नहीं होता। ना ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट वो मीन्स होती है जिसके द्वारा पीपल और गुड मूव करते हैं। तो पहले जो लोग चल के जाया करते थे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे टाइम चेंज हुआ फिर वो एनिमल्स पे बैठ के जाने लगे, उसके बाद व्हील का खोज हुई और आजकल तो लोग हवाई जहाज़ों से जाते हैं। ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं रोडवेज। तो जो रोड होती हैं वो मेटल भी हो सकती हैं और नॉन मेटल भी हो सकती हैं। नॉन मेटल मतलब कच्ची और मेटल मतलब पक्की। तो स्पेशली ये शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए होती हैं। हाईएस्ट रोडवेज वर्ल्ड के अंदर मनाली ले हाईवे है। तो प्लेन्स में बहुत डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स होता है, और हमारे देश में एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नाम से एक रोड है जो कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई को, इन चारों को ऐसे जोड़ते हैं, इसलिए इसको बोलता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। जो रोड्स अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं उनको सबवेज या अंडरपाथ बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रेलवेज। नाउ रेलवेज। तो रेलवेज लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए यूज होता है और एक क्विक एंड चीप ट्रांसपोर्टेशन होता है, बहुत सस्ता होता है। एक तो रेलवे नेटवर्क वेल डेवलप्ड है प्लेन एरियाज में। लॉन्गेस्ट रेल सिस्टम कहाँ पे है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये लॉन्गेस्ट रेल है। नेक्स्ट आता है वाटरवे। चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी, भारी सामान और बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान लोड कैरी करने के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस में वाटरवेज ही यूज़ होता है। तो इनलैंड वाटरवेज भी होते हैं कुछ होते हैं सी रूट्स, जो कि बहुत ज़्यादा दूर जाते हैं दूसरे देशों के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है एयरवेज। तो एयरवेज फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है और ये मोस्ट एक्सपेंसिव भी है, लेकिन ये
इमरजेंसी में काम आता है, जब कोई कैलेमिटी आ गई या फिर कहीं से लोगों को रेस्क्यू करना है, तो ऐसी सिचुएशन में एयरवेज बहुत ज़्यादा काम आता है। अब आ जाते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें हम अपने मैसेज दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनके मैसेज खुद लेते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, हम इनके थ्रू लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये तीनों मास मीडिया में आते हैं। और कम्युनिकेशन करने के बहुत सारे और भी सोर्स होते हैं, जैसे सैटेलाइट्स, वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन और इंटरनेट। नाउ चैप्टर 8, लाइफ इन द अमेजोन बेसिन। तो अमेजोन बेसिन इक्वेटोरियल रीजन में है, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ में है। तो यहाँ पे अमेजोन फ्लो करती है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ में, इतने में अमेजोन रिवर जो है वो फ्लो करती है। अमेजोन बेसिन लार्जेस्ट रिवर बेसिन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये है साउथ अमेरिका और ये है अमेजोन रिवर, और ये है माउथ ऑफ अमेजोन, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है और ये है अमेजोन रिवर की ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा है अमेजोन बेसिन का, तो ये जैसे कि हमें पता है कि इक्वेटर के पास है, तो यहाँ पे हॉट एंड वेट क्लाइमेट है, पूरी साल रहता है हॉट एंड वेट क्लाइमेट। और यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीडे बारिश पड़ती है। रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो रेन फॉरेस्ट में जैसे कि हमें पता है कि पूरी साल बारिश पड़ती है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत घने जंगल होते हैं और जो पेड़ों की छत जो होती है वो बहुत घनी होती है, जिसकी वजह से पेड़ों की पत्तों की वजह से सनलाइट ग्राउंड तक भी नहीं पहुँच पाती और रेन फॉरेस्ट में हमिंग बर्ड्स भी पाए जाते हैं। अब अमेजोन बेसिन के पास जो लोग रहते हैं उनकी क्या हालत है, तो लोगों ने फॉरेस्ट को क्लियर किया और वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो किए और हंटिंग फिशिंग भी करिया और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी किया। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में क्या होता है, एक जगह पे हमने मान लो फॉरेस्ट है तो हमने वो फॉरेस्ट काट दिए, अब वो काट के हमने जला दिए और उसकी जो राख होती है उसको उसी मिट्टी में मिला दिए, तो वो फर्टाइल हो गई। अब वहाँ पे हम एग्रीकल्चर करेंगे। और वहाँ पे फूड कौन से यूज़ होते हैं, स्टेपल फूड जिसमें आते हैं मैनियोक जिसको कसावा बोलते हैं, और हाउसेज वुड से बने होते हैं जिसको मलोका बोलते हैं। अब हमने देख ली लाइफ इन लाइफ इन द अमेजोन बेसिन। अब हम देखेंगे लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन सब ट्रॉपिकल रीजन में है, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक। तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, द घाघरा, सोन, चंबल, गंडक और कोसी। और यहाँ का क्लाइमेट मॉनसून टाइप है। तो यहाँ का जो माउंटेन एरिया है वहाँ पे टेरेस फार्मिंग की जाती है, इसमें स्टीप स्लोप्स होते हैं और यहाँ की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है और एग्रीकल्चर भी टफ होता है क्योंकि स्लोप्स पे एग्रीकल्चर करना इजी नहीं होता। लेकिन यहाँ की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है क्योंकि ऐसे एरिया में कौन ही रहना चाहेगा। और यहाँ का जो प्लेन एरिया है वो बहुत फर्टाइल है और यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है और यहाँ की डेंसिटी बहुत हाई है। मेन क्रॉप यहाँ का पैडी है और यहाँ पे कैश क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं जैसे शुगर केन। वेस्ट बंगाल और आसाम के अंदर टी की खेती होती है। डेल्टा एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट और आसाम और बिहार में सिल्क भी होती है। सिटी गंगा की बैंक पे जो सिटीज़ हैं वो यहाँ पे हैं इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ का वेल डेवलप्ड है और टूरिज्म की बात की जाए तो यहाँ पे ताजमहल है, ठीक है। अब चैप्टर 9 देखते हैं। तो डेजर्ट जो होता है वो एक एरिड रीजन होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो एक्सट्रीम हार्श होता है और वेजिटेशन भी बहुत स्केयर होता है, रहने लायक नहीं होता ये डेजर्ट। तो दो तरह के डेजर्ट होते हैं, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। तो इस चैप्टर में हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे और दोनों के एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। अब पहले पढ़ेंगे द हॉट डेजर्ट, सहारा। तो ये जो सहारा है नॉर्थ अफ्रीका का बहुत लार्जर पार्ट है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट है ये। 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का ये कवर करता है और 11 कंट्री को टच करता है। पहले जो सहारा था वो हरा भरा था, हमें उसकी गुफाओं में कुछ पेंटिंग्स मिली हैं उससे हमें पता चलता है, लेकिन क्लाइमेट में कुछ चेंज आए जिससे वो हॉट और एरिड हो गया। क्लाइमेट यहाँ का बहुत हॉट और ड्राई है और यहाँ पे जो रेनी सीजन है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है। डे तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और नाइट भी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है।
और यहाँ के फ्लोरा और फौना के बारे में बात करें तो प्लांट्स में आ जाते हैं कैक्टस और डेट पाम्स, और एनिमल्स में आ जाते हैं कैमल्स, फॉक्सेस, लिजार्ड्स और स्नेक्स। और अगर हम बात करें पीपल की तो ये उन लोगों के द्वारा इनहेबिटेड किया गया है, मतलब उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, बेदाउइंस और तुआरेक्स। तो ये नोमैडिक ट्राइब्स हैं। अब पढ़ेंगे द कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख। तो यहाँ से पे इंडस रिवर बहती है और यहाँ पे ग्लेशियर्स भी हैं, फॉर एग्जांपल गंगारी। और यहाँ पे कुछ रेंज भी हैं जैसे कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जंस्कार रेंज। द्रास जो है वो वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस है अर्थ पे ऐसी जो कि लोगों के द्वारा इनहेबिटेड की गई है, ठीक है। तो लद्दाख के अंदर जो ल का मतलब है वो है माउंटेन पास और दाख का मतलब है कंट्री। यहाँ का टेम्परेचर गर्मियों में दिन में 0 डिग्री रहता है और रात में 30 डिग्री तक चला जाता है, सॉरी -30 डिग्री तक। और सर्दियों में तो दिन में ही -40 डिग्री हो जाता है, तो रात में क्या होता होगा। यहाँ का जो एल्टीट्यूड है वो सी लेवल से 3000 मीटर से 8000 मीटर तक है और एक्सट्रीमली कोल्ड और ड्राई है। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, पर ईयर लेस देन 10 सेंटीमीटर होती है। लद्दाख खपाचन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है स्नो लैंड। लद्दाख का कैपिटल जो है वो ले है, तो यहाँ पे ये जगह टूरिज्म की भी है। लद्दाख इज ऑल्सो अ प्लेस ऑफ टूरिज्म, ठीक है। यहाँ का फ्लोरा फोना देखा जाए तो फ्रूट्स में आ जाता, मतलब फूड में आ जाता है, सॉरी फूड में कह रहा हूँ, प्लांट्स में आ जाते हैं एप्पल्स, एप्रिकॉट, वॉलनट्स। और एनिमल्स में आ जाते हैं शीप, याक और वाइल्ड गोट्स। यहाँ के जो लोग हैं वो मेनली मुस्लिम और बुद्धिस्ट होते हैं। गोम्पास होती है बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, फॉर एग्जांपल हेमिस, थिक्से, शे, कमयूर, ठीक है ना। तो पूरी क्लास 7 ज्योग्राफी ख़त्म हो चुकी है।